नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सामान्यतः अस्पताल और स्कूल व्यवसाय के लिए खोले जाते हैं, धंधे के लिए खोले जाते हैं, मोटा पैसा कमाने के लिए खोले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल इसलिए शुरू करते हैं कि ताकि वो मानव की सेवा कर सके। मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य के साथ भी कुछ अस्पताल खोले जाते हैं और ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय बात है। इसी तरह का अस्पताल इंदौर में खुला है जिसका नाम है सिद्धार्थ हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल को शुरू करने का श्रेय है बहुत ही प्रसिद्ध जनरल सर्जन डॉक्टर संजय गोहर को, और उनके साथ हैं श्री पीयूष विद्वान। पीयूष मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, उन्होंने MBA किया है। मेडिकल का उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनके दिल में एक जज्बा था, एक जुनून था कि वे एक अस्पताल खोल के पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर संजय गोहर के साथ मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत की है। तो सिद्धार्थ हॉस्पिटल की ये दोनों डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। पीयूष जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीयूष जी आपसे कि जो आपने हॉस्पिटल शुरू करने का विचार कैसे आपके मन में आया और क्या सोचकर आपने हॉस्पिटल डाला, उद्देश्य क्या था आपका? सर, हम लोग एक्चुअली प्राइवेट जॉब करते थे। मैं अमेज़ॉन में काम करता था और मेरे माता पिता दोनों को कोविड हो गया था फर्स्ट वेव में सर। और ऐसी समस्या झेली थी कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान। मम्मी पापा को बिस्तर नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, जबकि मतलब वेल टू डू फैमिली से है, फाइनेंशियली वेल टू डू। अमेज़न में काम करते थे, पैसे की दिक्कत नहीं थी, पैसे की दिक्कत नहीं थी, बिस्तर की दिक्कत थी, दवा की दिक्कत थी। और 8-10 साल से बाहर है, घर से, इंदौर से बाहर थे हम लोग, मैं और मेरे बड़े भाई। तो हम इंदौर आए, हमें ना बिस्तर मिल रहा है, ना सुविधा मिल रही है, किससे पूछे, किधर बात करे। जैसे तैसे बहुत मशक्कत करके बिस्तर मिलता है, मम्मी पापा का ट्रीटमेंट होता है। बट पेशेंट जब कोरोना में एडमिट हो जाता है तब पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। और हमें एक दिन ये फ़ोन आता है कि आपके माता पिता शायद अगले दिन का सूरज शायद ही देख पाए। मैं और मेरे भाई बस हॉस्पिटल के बाहर रात भर खड़े होकर रोते रहे, बस अगले दिन की एक खबर जानने के लिए कि क्या होगा। फिर ऊपर वाले की कृपा बोलो या पापा मम्मी के कर्म बोलो या पुण्य बोलो, तो पापा मम्मी बहुत वेल टू डू हो गए। फेफड़े जो थे उनके 90% ख़राब हो गए थे। फिर वो घर आए, उनका ट्रीटमेंट कराया, एंड तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ केयर जो इतना महंगा है इंदौर में, उसको अफोर्डेबल बनाना ज़रूरी है। इन द सेम टाइम फर्स्ट वेव ख़त्म होते होते सेकेंड वेव आ गई। ज़्यादा टाइम नहीं था, हार्डली 1 महीना या 15 दिन का गैप होगा। सेकेंड वेव के दौरान पापा के पास, हम लोगों के पास फ़ोन आते थे कि सर हमें कहीं बिस्तर दिला दो, दवाई दिला दो। हम असहाय फिर से। हमें तब ये रियलाइज़ हुआ सर सेकेंड वेव के दौरान कि हमें कुछ करना चाहिए। तब मैंने सर को अप्रोच करा, सर से पूछा कि सर आप क्या कर सकते हैं, अपन कैसे मदद कर पाए लोगों की, क्या सेवा पहुंचा पाए, क्योंकि अस्पताल का खर्च इतना नहीं होता जितना ये लोग चार्ज कर रहे हैं। और तब सर के साथ मिलकर हमने ये दृढ़ निश्चय करा और मात्र 40 दिन में सर हमने सिद्धार्थ हॉस्पिटल खड़ा करा। और अभी तक टिल डेट हमने 239 पेशेंट डिस्चार्ज करे हैं और उनकी पूरी मदद करी है सर। डॉक्टर गोहर, मैं आपसे जानना चाहता था कि अस्पताल बनाना एक बात होती है और अस्पताल का मतलब कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है। अस्पताल में चाहिए फैसिलिटीज, सुविधाएं। क्या सुविधाएं आप देखिए, क्योंकि आप तो मेडिको पर्सन हैं, पीयूष जी नॉन मेडिको हैं, तो एक अस्पताल में जो अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि पेशेंट आए तो उसको सब सुविधाएँ मिले और नया जीवन मिले, वो कैसे संभव कर पाया आपने? सर, सबसे पहले तो 40 दिन में, और वो भी कोविड के लॉकडाउन के दौरान, अस्पताल खड़ा करना अपने आप में एक चैलेंज था। तो वो चैलेंज भी इन बच्चों ने मीट किया। पर हमने उसमें 40 दिन, इसका मतलब यह नहीं कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने वो सारी सुविधाएं जो एक कोविड पेशेंट की अच्छी केयर के लिए ज़रूरी होती है वो सारी जुटाई उसी 40 दिन के दौरान। 570 लीटर का हमने जो ऑक्सीजन प्लांट है वो हमने उस दौरान पूरा खड़ा करके ऑपरेशनल किया। उससे ऑक्सीजन हर बेड पर पहुंचाई। 100 बेड पे हमारे यहाँ 100 बेड है, 100 के 100 बेड पर ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई है। और साथ में जो बेड्स हैं हमारे यहाँ, वो हर बेड मॉनिटर्ड है सर, सेंट्रली मॉनिटर्ड है। और उस मॉनिटरिंग के जो पैरामीटर्स हैं
वो कंसल्टेंट्स जो हमारे यहाँ चिकित्सक जो देखने आएंगे उनके लिए, प्लस जो अगर मरीज़ के परिचय भी देखना चाहें तो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। उस का नाम है सर डोजी सिस्टम। तो हमने डोजी सिस्टम हर बेड पर लगाया हुआ है, 100 बेड पर। इट्स अ स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो पेशेंट के पैरामीटर्स लाइक SpO2, हार्ट रेट, उसका जो रेस्पिरेशन है ना, सांस लेने की किस तरह की सांस ले रहा है, उसकी गति क्या है, कम ले रहा है माने हाइपोइपनिया, या एकदम उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, या इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी पूरी तरह से उसकी सांस बंद हो, उसके कुछ मिनटों पहले 10-15 मिनट पहले वो बताने लगता है कि ये वार्न कर देता है, अलार्म बता देता है कि सब ये व्यक्ति की जो है सांसें गिनी चुनी बची है, बंद हो सकती है 10-15 मिनट बाद। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कंसल्टेंट्स के लिए भी और जो पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व हो। तो ये एक यूनिक डोजी सिस्टम है। इंदौर के बहुत कम अस्पतालों में समझता हूँ सुविधा होगी। ये मेरे को लगता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश में शायद ये पहला अस्पताल था जिसमें ये डोजी सिस्टम लगा हुआ है। तो डोजी सिस्टम जो है ये आपको वार्न करता है कि अब आपके पास कितना समय बचा है, ताकि डॉक्टर उसमें अपनी टाइमली एक्शन ले लें, अपने पूरे एफर्ट्स कर दें और किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा मौका मिल जाए। ये डोजी सिस्टम। इसकी विशेषता ये है कि हर बेड पर है। ये इस तरह के सिस्टम आईसीयू में होते हैं और आईसीयू में वो 10-15 लिमिटेड बेड पर डायरेक्टली जो वहाँ पे उन पेशेंट्स की केयर कर में इन्वॉल्व है। लेकिन ये अगर अचानक जनरल वार्ड में भी अचानक पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई, तो डोजी सिस्टम बता देगा। और कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर जो बैठा व्यक्ति है उसमें वो वायरलेस उसकी कनेक्टिविटी है, तो वो अपने मोबाइल पर भी वो देख सकता है कि भाई क्या चल रहा है, तो उसके परिजनों को मालूम पड़ जाएगा और तत्काल जैसे आपको खबर मिलेगी तो आप उसको जनरल वार्ड से आईसीयू शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ कॉन्टैक्टलेस केयर सिस्टम। जी। तो पीयूष जी, ये तो एक बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में आपके पास इसकी क्या योजना है, क्या बना रहे हैं आप, जो भविष्य में आप क्या प्लान कर रहे हैं इसी सिद्धार्थ हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए? सर बेसिकली हमारा जो एक विजन था, हमारा एक सिंपल सा विजन ये था, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर सबकी रीच में हो। हमारा यही विजन था और सर का भी यही विजन था। विजडम, नॉलेज एंड कंपैशन, ये 3 शब्द थे और हमारा विजन था कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। तो हमारा यही प्लान था कि एक मल्टीपल छोटे छोटे हॉस्पिटल जो हर छोटे छोटे टाउन, शहर, हर जगह अवेलेबल हो, जहाँ पे हम फैसिलिटेट कर पाए, लोगों को सेवा पहुँचा पाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी के कारण अगर 21वीं सदी में मर रहा है तो इससे बुरी बात और क्या होगी। मलेरिया, डेंगू, बुखार, मैटर ऑफ फैक्ट सर, सर्दी खांसी से अगर कोई मर जा रहा है 21वीं सदी में, जहाँ पे सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब इतने शिक्षित है, सब इतने पढ़े लिखे हैं, और ये छोटी सी बीमारी जिसको एक पैरासीटामॉल खा के लोग ठीक हो जा रहे हैं, उससे नहीं अगर लोग मर जा रहे हैं तो दिल दुखता है सर। इतना एजुकेशन का क्या मतलब है, इतनी डिग्री करना। तो आपने जो बार-बार एक शब्द बोला कि अफोर्डेबल, तो क्या आपके कमरे के रेट्स क्या हैं या फीस क्या है, किस तरह से आपने इसको अफोर्डेबल बनाया कि आम आदमी तक, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जाने में आम आदमी घबराता है, उसको लगता है कि मैं गया तो मैं अगर बहुत ही आम भाषा बोलूं तो मुझे छील दिया जाएगा। डेफिनेटली। तो वो क्या आपने इसको क्या किया? मेरे लिए अफोर्डेबल मैं बताता हूँ सर, जनता ओपीडी हमने चालू करी है। जनता ओपीडी मतलब हम 10 रुपए की एक पर्ची काटते हैं जिसमें डॉक्टर परामर्श होता है पेशेंट का और पूरी जांच हो जाती है उसमें पेशेंट की, मात्र 10 रुपए में। तो पेशेंट को कोई कंसल्टेंट या 500, 1000, 2000 नहीं देना है, सिर्फ आएगा, जांच हो जाएगी, डॉक्टर दवा लिख देगा, उसका इलाज हो पाएगा। एटलीस्ट बेसिक डायग्नोसिस जो होता है ना सर, पहला डॉक्टर टच हमने वो स्टार्ट करा है टू चेंज दिस सिनेरियो। प्लस हमारे बिस्तर के रेट्स कम है। जनरल वार्ड हमारे मात्र 800 रुपये से चालू होते हैं, जिसमें डोजी सिस्टम इंक्लूडेड है सर, डोजी सिस्टम इंक्लूडेड है। तो 10 रुपए में पेशेंट आपके पास आया, उसने डॉक्टर साहब की उसको पर्चा भी मिल जाएगा और डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखी, एक्सरे वगैरह, वो सब जो खून की जांच, पेशाब की जांच, स्टूल की जांच, वो भी सब हो जाएगी। जी सर। प्लस इसके अलावा जैसे अब मैं आपको बता रहा था 800 रुपये जनरल वार्ड, हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, बट मेरा जनरल वार्ड सिर्फ 3 बिस्तरों का एक कमरा है, जिसमें AC की सुविधा, रोज का खाना भी इंक्लूडेड है। पेशेंट को आप खाना भी
किस तरीके से आप जरूरतमंदों की और मदद करना चाहते हैं डॉक्टर गौहर? अगर इसको, ये जो आपने बढ़ाई है, इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? इसका इकोनॉमिक्स कैसे चलता है अस्पताल का? सर जैसा पीयूष जी ने बताया कि 10 रुपए की हमारी जनता ओपीडी है, तो हम 2-3 तरीके से इसको मैनेज करते हैं सर। कुछ लोगों की सहायता हो जाती है हमको, जैसे शासन की कई योजनाएं, उनसे हम उनकी हेल्प कराते हैं। उसमें हमारा एक्टिव, हाँ, आयुष्मान हो गया, मुख्यमंत्री राहत हो गया, कई लोग दान भी करते हैं, तो उनसे हम गरीबों मरीजों की मदद कर देते हैं। दूसरा, हम खुद भी थोड़ा बहुत सब्सिडाइज रेट पे उसके बहुत सारे काम हम कर देते हैं। तीसरा, हम क्रॉस सब्सिडी भी थोड़ा करते हैं कि जो दे सकते हैं हम उनसे ले करके, और वो बेनिफिट हम जो है हाँ, जिसको जरूरतमंद है उसको आप पास उससे ऑन खुद कर से देते हैं। पूछ लीजिए कि भाई वैसे तो तुम्हारा 10 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन हाँ। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी वजह से किसी 4 का इलाज हो जाए तो हाँ, दो। तो वो क्रॉस सब्सिडी भी हम, एक ट्रस्टीशिप है। ट्रस्टीशिप इस तरह से हम। और क्या सुविधाएं आप जरूरतमंदों को दिलवा पाते हैं? आपके यहाँ किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? आप चूंकि सर्जन है, ऑपरेशन थिएटर्स, कितने ऑपरेशन थिएटर और किस तरह के ऑपरेशन आपके यहाँ होते हैं? हमारे यहाँ सर 3 ऑपरेशन थिएटर है। एक हमारा डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर है ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए। दूसरा हमारा जनरल सर्जरी, जिसमें सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, गायनिक सर्जरी वो सब होती है। और तीसरा हमारा माइनर ओटी है, जिसमें हम माइनर केसेस करते हैं। और बाकी पैथोलॉजी लैब है हमारे पास, सुविधाओं के नाम पे हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, जो सभी तरह की जांचें उसमें हो जाती है। रेडियोलॉजी है, हम जल्दी प्लान कर रहे हैं सोनोग्राफी के लिए भी, तो वो भी आ जाएगी, है ना। तो सर ऐसे हमारे भविष्य की और भी योजनाएं हैं, इनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी लोगों तक एक अफोर्डेबल रेट्स में हम पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी हमारी प्लानिंग में है। जैसे रोबोटिक सर्जरी है, आज रोबोटिक सर्जरी में आम आदमी नहीं करा सकता है, अच्छी सर्जरी और कुछ लिमिटेड सेंटर्स पर ही है, पर हम उसको पहुंचाना चाहते हैं एक आम आदमी तक, वो भी अफोर्डेबल रेट्स पर। आपके साथ क्या पीयूष जी बाहर के दूसरे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो अपने पेशेंट्स भेजते हैं? और वो आपके चूंकि 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, तो ऐसे कौन से डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं जो वहाँ ऑपरेशन करवाते हैं? इस तरह की भी सुविधा है आपके यहाँ? जी सर तो बेसिकली जो अपने बाहर से जो डॉक्टर आते हैं, वो कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के दूसरे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे पेशेंट केयर अच्छी नहीं होती, वो डॉक्टर खुद ही उनके पेशेंट्स भेज देते हैं कि यहाँ पे आप केयर कर लिए। अब अपने बड़वा, सनावत, सराउंडिंग एरिया से पेशेंट्स आते हैं। आपके पास कुल कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? आपके यहाँ स्टाफ में कितने? अपने पास ओवरऑल जो ऑन कॉल कंसल्टेंट्स है, अपने पास टोटल 78 ऑन कॉल कंसल्टेंट्स है, जिसमें सारी वेराइटीज है। मतलब इजी भाषा में अपन अपने नॉन मेडिको भाषा बोले तो वेरिएशन से कार्डियक हो गया, दिल हो गया, हृदय हो गया, पेन हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, आईसीयू इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेसिया, फिर स्त्री का अलग, बच्चों का अलग, हर कैटेगरी के अपने पास डॉक्टर्स अवेलेबल है जो आप ऑन कॉल बुलाते हैं, जो ऑन कॉल आ जाते हैं। पर आपके स्टाफ में कितने डॉक्टर्स हैं? अपने यहाँ 24/7 5 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं जो प्रॉपर सेवा देते हैं, हर वार्ड के हिसाब से डेडिकेटेड डॉक्टर। आईसीयू भी आपके पास है? कितने बिस्तरों का आईसीयू आपके पास? 16 बेड का है सर उसमें। और तो आईसीयू में जो इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, जिसमें एक बहुत ही इमरजेंसी में जो डॉक्टर की चाहिए, वो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? मैं खुद इंटेंसिविस्ट भी हूँ सर और जनरल सर्जन भी हूँ, तो वो आईसीयू में जो भी पेशेंट होते हैं वो मेरी मॉनिटरिंग में ही रहते हैं और मैं ही उनकी केयर करता हूँ सर। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मेरे को आईसीयू का अनुभव है, करीब 20 साल का सर। तो मेरे अंडर में रहते हैं दूसरे डॉक्टर्स, बट वो मेरी मॉनिटरिंग में ही रहते हैं। तो जो आपको जो आपातकाल में, विपरीत परिस्थितियों में जो है हैंडल करने का जो अनुभव है, उसका लाभ जो है सिद्धार्थ हॉस्पिटल को मिल रहा है। ये हॉस्पिटल कहाँ है, किस की जगह पे है शहर में, और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। सर अपना ये हॉस्पिटल जो ये 49 पागनेस पागा कहलाता है, कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने है, और ये पलसीकर चौराहा जो से कहते हैं अपन, पलसीकर चौराहा के जस्ट पास वाली गली पर पानी की टंकी के पास है सर। तो मतलब आपके पास जो पश्चिम क्षेत्र के जो क्लाइंटेज हैं, सुदामा नगर और उस तरफ सिंधी कॉलोनी और छतरी बाग और ये सब, ये क्लाइंटेज एक बड़ी मात्रा में आपके पास आता है, जो हम जिसको कहते हैं कि मध्यम वर्गीय इंदौर तो वही है। जी सर। हाँ, इस तरफ जो इंदौर है वो उच्च वर्गीय है, लेकिन मध्यम वर्गीय इंदौर और असली इंदौर जो है वो वही है। तो वो कस्टमर्स लोग आपके उस पर आते हैं। बच्चों की अभी बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अस्पताल नहीं है। एक सरकारी अस्पताल में चाचा नेहरू को छोड़ दें तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा अस्पताल, तो आपके यहाँ कुछ स्पेशल ऐसा कोई वार्ड है जिसको हम कह सकें शिशु वार्ड है, जिसमें नवजात बच्चों की कोई नर्सरी हो, इस तरह की सुविधा है? हमारे यहाँ एनआईसीयू पीआईसीयू है, पर अभी हम उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं सर। है वो है पर अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ, ऑपरेशनल नहीं किया हुआ है।
क्योंकि वो नवजात बच्चों को अक्सर समस्या हो जाती है, कभी सांस लेने की हो जाती है, पीलिया हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी नर्सरी की ज़रूरत अभी भी अस्पतालों में है इंदौर में। हाँ हाँ बिल्कुल सर, उसको हमने हमारी प्लान में रखा और जल्दी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जगह भी आइडेंटिफाई की हुई है, इक्विपमेंट सब हैं हमारे पास, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट सून। तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन एक जो बात मैं अक्सर आपसे कहना चाहता हूं कि कभी आपके मन में, दोनों के मन में ये ख्याल नहीं आता कि ये तो सबसे अच्छा धंधा है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मुझे क्षमा करें धंधा शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये कहा जाता है कि अस्पताल खोल लीजिए, स्कूल खोल लीजिए, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतना पैसा है। तो कभी आपके मन में एक कमर्शियल विचार नहीं आता पीयूष जी कि अब अस्पताल खुल ही गया, 800 बेड का है, कोविड वाला फेज भी निकल गया, माता पिता भी ठीक होकर घर आ गए, ईश्वर की कृपा रही, तो अब इसको बिजनेस जैसा बिजनेस चलाया जाए और जो दूसरे अस्पताल कर रहे हैं ठटखरम, वही सब हम भी करने लगे, ऐसा मन में विचार नहीं आता? सर एक चीज़ बोलूँगा, मुझे अपने साथ 60 फैमिलीज पालने पड़ते हैं। मेरा जो स्टाफ है, मुझे उनका खर्चा निकालना है। मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं बिजनेस माइंडसेट रखता हूँ, बट मैं किसी गरीब का पेट काट के खुद का पेट भरूँ, वो मेरे लिए, मेरे माता पिता ने मुझे वो शिक्षा दीक्षा नहीं दी है। अभी 4th टाइम मेरी मॉम एडमिट हुई कोविड में, और मैं इतना प्राउड था कि मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सर के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ, और ये इंश्योर कर पाया मेरी आंखों के सामने कि मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट सही समय पे पहुंच रहा है कि नहीं, खाना पहुंच रहा है कि नहीं, दवाइयाँ जारी है कि नहीं, स्टाफ केयर कैसे कर रहा है। और वो जो एक रिस्पॉन्स रहता है ना, फीडबैक, मैं इम्प्रूव करते रहा अपनी सर्विस। मॉम को, मैंने स्टाफ को नहीं बताया मेरी माता एडमिट है, बट मैं मम्मी से फीडबैक लेते रहा कि स्टाफ से क्या प्रॉब्लम आई आपको, और मैं तुरंत सर्विस इम्प्रूव करते रहा। हमारी वे ऑफ अप्रोच यूनिक है सर, तो दैट इज हाउ माय वे ऑफ अप्रोच। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय गौहर आपका, डॉक्टर मिस्टर पीयूष विद्वान आपका। आप दोनों बहुत ही अच्छे विचारों के साथ, बहुत ही मूल्यों के साथ, एक सेवाभावी मूल्य के साथ, सेवाभावी सिद्धांतों के साथ आपने अस्पताल खोला है। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोग अस्पताल खोलते हैं लाभ कमाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए, लेकिन अगर कोई अस्पताल खोल रहा है सेवा के भाव से तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए DGN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।